हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के फाइनल रिवीजन सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी बिजनेस फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सेशंस बनाने में काफी एफर्ट लगता है और हमें अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो पे थोड़ा सा प्यार अपना दिखाएंगे। आइए फटाफट से अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एवी स्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करता है यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए। यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए आप हमारा पीवाई क्या उसका कोर्स, टेस्ट सीरीज या फिर मास्टर कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है जिसे आप चेक कर सकते हैं। ऐसी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए भी हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको एबी स्टडी क्लासेस की वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ जो टॉपिक्स हम रिवाइज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारे हैं जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो डिसीजंस रहते हैं उनकी बात करेंगे। हम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे, कैपिटल बजटिंग की बात करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, हम लीवरेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम डिविडेंड्स का जो टॉपिक है उसे भी डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बातें करेंगे और लास्ट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स का जो टॉपिक है, जो कि आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी भी डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो आइए एक एक करके इन टॉपिक्स पे अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अगर बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो ये डील करता है फाइनेंस से। फाइनेंस मतलब पैसा। देखो, बिजनेस जो है वो पैसे के बिना तो चल ही नहीं सकता। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं बिजनेस को पैसे के साथ जोड़कर कि कैसे कैसे पैसा जो है वो बिजनेस के अंदर फ्लो करता है। तो कैसे पैसे को हम एक्वायर करते हैं और कैसे उसे हम यूटिलाइज करते हैं, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दायरे में आता है। ब्रॉडली बात करें तो ये तीन डिसीजन आपको लेने होते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। फिलहाल बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ना दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि पॉपुलर रहते हैं। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं, आप अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। आप पीएनएल बना रहे हो, उसके अंदर आपके नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहे हैं, इस फिगर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये बेसिकली डिनोट करता है आपके शेयर होल्डर की वेल्थ। शेयर होल्डर की वेल्थ आपकी क्या है? आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आपने मार्केट में इशू किए इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो बेसिकली आपको अपने शेयर का मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ाना है। देखो, इनमें से जो बेहतर ऑब्जेक्टिव है उसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन माना गया है, क्योंकि ये हमारे जो शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में काफी खामियां हैं, प्रॉफिट को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो जैसे आपको बताया था, इसके अंदर आपको तीन डिसीजन लेने होते हैं। सबसे पहला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करें। फाइनेंस हमारे पास है, उसे कहां पे इन्वेस्ट करें। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कहां पे करनी होगी? कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने होंगे, फैक्ट्रियां लगानी है, प्लांट एंड मशीनरी लगानी है। ऐसे जो डिसीजंस है उन्हें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोला जाता है। और साथ ही साथ आप बिजनेस करोगे तो आपको डे टू डे वर्किंग के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, इसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है। और आपको यह भी डिसाइड करना है कि पैसे को कहां से रेज करूं। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है ये पार्ट। तो आप यहां पे क्या देखोगे कि मेरे पास कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, इन सबको देखोगे। इन सबकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, कौन सा सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ता है, कितना इक्विटी लेना है, कितना डेट, कितना प्रेफरेंस लेना है। लीवरेजेस वगैरह जो है आप यहां पे कंप्यूट करोगे। फाइनेंशियल लीवरेज का फायदा आप लेना चाहते हो तो डेट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। और इन सभी चीजों के बारे में आगे आपसे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके अलावा हमें डिसीजन लेना होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड को लेकर डिसीजन लेना होता है कि क्या डिविडेंड पॉलिसी हमें फॉलो करनी है, क्या शेयर होल्डर्स को रेगुलर स्टेबल डिविडेंड देते रहें या फिर फ्लक्चुएट करते रहें डिविडेंड को। और साथ ही ये भी देखना होता है कि हमारे बिजनेस में कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। कुछ पैसा तो हमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी चाहिए, तो उतनी अर्निंग्स हमें क्या करनी पड़ती है? रिटेन करनी पड़ती हैं। तो ये भी आपका डिविडेंड डिसीजन के अंदर ही आता है। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ। तो रिटेन्ड अर्निंग्स, ये तो ऑलरेडी आप समझते ही हैं। ट्रेड क्रेडिट, ये बेसिकली आपके क्रेडिटर्स हो गए, आप उधार पे सामान लेकर आए। लीज फाइनेंसिंग, आपने लीज पे कोई एसेट परचेज किया, आपने गाड़ी खरीदी, लीज पे खरीदी, मशीन खरीदी, लीज पे खरीदी, बैंक से उसके अगेंस्ट फाइनेंस ले लिया है, उसकी किस्तें आप पे कर रहे हैं।
पब्लिक डिपॉजिट्स जो हैं, आप लोगों से डिपॉजिट्स ले रहे हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कमर्शियल पेपर, ये बेसिकली आपका अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है जो कि छोटे टाइम के लिए इशू किया जाता है। केवल आपकी जो बहुत बड़ी बहुत अच्छी कंपनीज है वही इसका बेनिफिट लेती है क्योंकि अनसिक्योर्ड है, बाकी इसे इशू नहीं करती। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, यानी कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से यहां पे शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट लिया। इक्विटी शेयर्स आप सभी समझते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि कंपनी के असली मालिक। स्वेट इक्विटी शेयर्स, कई बार कुछ शेयर्स हम अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को इशू कर देते हैं डिस्काउंट पे, या फिर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश हम अपने प्रमोटर्स को इशू कर देते हैं कि उन्होंने हमारे बिजनेस को खड़ा किया तो उनको हम ये शेयर्स इशू कर देते हैं। दीज आर स्वेट इक्विटी शेयर्स। इनकी भी कुछ कंडीशन है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर लेट डाउन करी गई हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं जी प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं इनको इक्विटी वालों से प्रेफरेंस मिलती है दो चीजों में। इनको डिविडेंड की पेमेंट पहले होती है और कंपनी जब बंद होती है तो इनके कैपिटल की रीपेमेंट पहले करी जाती है। प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग टाइप्स के हमारे पास होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव वो हैं जिनको एक साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो उनका डिविडेंड क्यूमुलेट होता जाएगा और जब भी कंपनी के पास मुनाफे हो जाएंगे, अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएंगे, तब उनकी इकट्ठे डिविडेंड की पेमेंट कर दी जाएगी। नॉन क्यूमुलेटिव में एक साल डिविडेंड छूट गया तो वो छूट गया, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि अगर कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गए तो पार्टिसिपेटिंग वाले अपने नॉर्मल डिविडेंड के साथ साथ इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले नहीं करते। कन्वर्टिबल मतलब इनको फ्यूचर में हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल आपके कन्वर्ट नहीं होते। डिबेंचर्स है लोन, आपका लॉन्ग टर्म डेट है आपका डिबेंचर्स। आपके पास अलग अलग टाइप्स के डिबेंचर हैं। सिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट कुछ गिरवी रखा है, अनसिक्योर्ड कुछ गिरवी नहीं रखा। रजिस्टर्ड मतलब डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज कर लिया। बियरर डिबेंचर नाम दर्ज नहीं किया, जो भी इसे होल्ड कर रहा होगा उसी को डिबेंचर का मालिक मान लिया जाएगा। कन्वर्टिबल कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, नॉन कन्वर्टिबल नहीं कन्वर्ट कर सकते। फर्स्ट डिबेंचर इनकी पेमेंट पहले होगी, सेकेंड डिबेंचर्स की पेमेंट फर्स्ट वालों की पेमेंट के बाद होगी। इसके अलावा हम कमर्शियल बैंक फाइनेंसिंग भी ले सकते हैं, बैंक के पास जाकर टर्म लोन ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जो है वो प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। चलिए तो बात करते हैं कैपिटल बजटिंग की। तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली हमारे पास है लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर प्रपोज्ड कैपिटल आउटलेज एंड देयर फाइनेंसिंग। तो हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाना है जो कि बहुत लंबे समय के लिए चलने वाला है, हमें कोई नई फैक्ट्री डालनी है जो कि बहुत लंबे समय तक हमें जो है फायदा पहुंचाने वाली है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन में कंसीडर करते हैं। अब ऐसे जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस रहते हैं, यानी कि इनके इफेक्ट्स हमें लंबे समय तक देखने को मिलते हैं और काफी सारा पैसा इनमें इन्वॉल्व रहता है, लार्ज फंड्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। डिसीजन आपके इररिवर्सिबल होते हैं, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है, आप उसे वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। और इसके अलावा यहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी हमें देखने को मिलती है। रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट लगा लिया, हो सकता है कि फ्यूचर में आपको उससे रिटर्न ना निकल कर आए, तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे आपकी हमेशा रहती है। अगर बात करें काइंड्स ऑफ डिसीजंस की, तो यहाँ पे हो सकते हैं हमारे पास कुछ एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, या कि आपको डिसाइड करना है कि करें या ना करें, आप फैक्ट्री लगाएं या फिर ना लगाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, आप फैक्ट्री जो है इस जगह पे लगाएं या उस जगह पे लगाएं, दोनों में से एक ही जगह पे फैक्ट्री आप लगाने वाले हैं। कैपिटल राशनिंग डिसीजन, यहां पे आपके पास पैसे लिमिटेड होंगे और उस लिमिटेड पैसे को आपको जो है प्रोजेक्ट में ऐसे इन्वेस्ट करना है ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न जो है वो मिल जाए पर रुपी। और अगर बात करें कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस की, तो सबसे पहले तो आप करते हैं प्लानिंग, आप आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास अवेलेबल होने वाली हैं, फिर उन अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट करते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट को हम कर सकते हैं, इनकी वैल्यूएशन करते हैं, उनका एनपीवी वगैरह आप कंप्यूट करते हैं, उनकी आप एनालिसिस करते हैं, और जो प्रोजेक्ट आपको बढ़िया लगता है आप उसे सेलेक्ट करके उस पर काम करना शुरू करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं, और बाद में उसका कंट्रोल और रिव्यू भी आप करते हैं कि जैसा आपने सोचा था वैसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और अगर बात करें टेक्निक्स की, तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स को हम दो में बांट सकते हैं। डिस्काउंटेड टेक्निक्स, इसके अंदर हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आते हैं। और नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स, इसके अंदर हमारे पास आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और हमारा पेबैक पीरियड। अगर बात करें पेबैक पीरियड मेथड की, तो पेबैक पीरियड मेथड हमारे पास वो समय है, वो टाइम है जब हमारे
क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आउटले के बराबर हो जाते हैं। तो जैसे हम कोई प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं जिसके अंदर हमारे 10 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो हम देखेंगे ये 10 लाख रुपए हमें कितने सालों में रिकवर हो रहे हैं। तो जितने सालों में रिकवर हो रहे हैं, दिस इज योर पे बैक पीरियड। इसके बाद है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं इस प्रोजेक्ट से आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स जो हैं वो कितने होने वाले हैं। एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आपने निकाला कि आपको 3 लाख प्रॉफिट्स होने वाले हैं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आपके। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो आपने देखा 10 लाख की होने वाली है। तो आपकी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे कितने की हो गई, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आपकी 30% की हो गई। 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। इसके अंदर आप अपने जो कैश इनफ्लोज होने वाले हैं फ्यूचर में उनकी निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू, उसे कंपेयर करेंगे अपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। अगर आपके इनफ्लोज की वैल्यू ज्यादा है तो आप उस प्रोजेक्ट को कर लेंगे, यानी कि एनपीवी पॉजिटिव है तो उस प्रोजेक्ट को आप कर लेंगे। और अगर हमारे पास कैपिटल राशनिंग की प्रॉब्लम है तो हमें देखना है कि हम पर रुपी मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास रहता है, यहाँ पे होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज। तो कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अगर 11 लाख है और आउटफ्लो आपके पास 10 लाख है तो इसकी वैल्यू निकल कर आई 1.1, यानी कि हर 1 रुपए पे आपको ये प्रोजेक्ट 1.1 रुपी कमा कर दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर रुपी मेरी रिटर्न किस में ज्यादा आ रही है। तो जहां पैसे की तंगी है वहां ऐसे अपनी कैलकुलेशन को करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। यहां पे आप सिंपली क्या करते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला ही है जो यहां पे लिखा हुआ, बस एक वर्ड यहां पे ऐड हो गया। आप देखते हैं आपके डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज कब आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाते हैं। तो 10 लाख का प्रोजेक्ट है, उससे आपको हर साल कुछ इनफ्लोज हो रहे हैं, तो उन इनफ्लोज को आप डिस्काउंट करेंगे और फिर देखेंगे कि कब मेरे इनफ्लोज मेरी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर देते हैं, कितने टाइम में मेरी इन्वेस्टमेंट यहां पे रिकवर हो जाती है। इसके अलावा टेक्निक है आईआरआर की, जो कि है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये बेसिकली आपका वो डिस्काउंट रेट है जहां पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज बिकम्स इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज। अगर आपका आईआरआर आपके कट ऑफ रेट से ज्यादा है, जैसे आपका आईआरआर 12% निकल कर आया और आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फिर जो आपने रेट डिसाइड किया था वो 10% था, तो उस केस में आप कहेंगे कि इस प्रोजेक्ट की इंटरनल रिटर्न जो है ज्यादा है और मैं इस प्रोजेक्ट को कर लूंगा, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए एक्सेप्टेबल रहने वाला है। चलिए तो अब बात करते हैं एनपीवी आईआरआर कन्फ्लिक्ट की। तो कई बार एनपीवी और आईआरआर आपको कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन देंगे। एनपीवी कहेगा कि प्रोजेक्ट ए कर लो और आईआरआर कहेगा कि प्रोजेक्ट बी कर लो। ऐसे कन्फ्लिक्ट्स क्यों राइज हो जाते हैं, देखो इसके कुछ कारण है। जैसे हमारे पास है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बड़े बड़े जो कैश फ्लोज हैं वो शुरुआत में ही हो रहे हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपको बड़े बड़े कैश फ्लोज बिल्कुल एंड में जाकर हो रहे हैं। तो टाइमिंग डिफरेंस आपका एक कारण बनता है। डिफरेंस इन स्केल ऑफ ऑपरेशन। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आप 1 लाख लगाएंगे और आपको हर साल 30,000 रुपए रिकवर होंगे, और दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आप 1 करोड़ रुपया लगाएंगे और उसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर होती रहेगी। तो स्केल बहुत सारा यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। 1 लाख है और एक जगह 1 करोड़ है, और इस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। प्रोजेक्ट लाइफ डिस्पैरिटी। लाइफ अलग अलग है प्रोजेक्ट्स की, एक 2 साल का है, एक 5 साल का है। इसमें भी आपके डिफरेंट आंसर्स निकल कर आ सकते हैं। तो इन सभी केसेस में आपको डिसाइड करना है एनपीवी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनपीवी हमारी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है। चलिए आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि हमारे पास है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपली हमारे पास मीनिंग होता है ब्रेकअप ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि हमारी फर्म में जो पैसा लगा हुआ है वो कहां कहां से लगा हुआ है, कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लगा हुआ है। तो इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, लॉन्ग टर्म लोन से, या फिर रिटेन्ड अर्निंग से। तो हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका ब्रेकअप यहां पे देखते हैं। अलग अलग टाइप्स के कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप बिल्कुल भी डेट नहीं डाल रहे, केवल इक्विटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्टिकल, जिसमें बहुत थोड़ी सी इक्विटी और बाकी सारा आपका डेट है। पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके अंदर आप काफी हाई प्रोपोर्शन रखते हैं इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स का। इन्वर्टेड पिरामिड, इसमें आपका इक्विटी का प्रोपोर्शन काफी कम हो जाता है। रीजनेबल लेवल रखते हैं आप रिटेन्ड अर्निंग्स का और बाकी डेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की, तो हमें क्या चीजें डिसाइड करनी होती हैं। हमें डिसाइड करने होते हैं सोर्सेज कि कहां से पैसा रेज करें, इक्विटी से, डेट से, प्रेफरेंस से,
और एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमें देखनी होती है कि कितनी हमारी फंड की रिक्वायरमेंट है और कितना कितना हमें किस रेशो में इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस का इस्तेमाल करना है। अब ये डिसीजन लेने के लिए कौन से फैक्टर्स हम ध्यान में रखेंगे? हम ध्यान में रखेंगे रिस्क, कि रिस्क हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कम से कम रहना चाहिए, कंट्रोल हमारे शेयर होल्डर्स का डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर को हम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकें, घटा सकें, थोड़ा चेंज कर सकें, प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है और सॉल्वेंसी को भी ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा डेट डाल दें और उससे हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन खतरे में आ जाए। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखकर ये डिसीजन लेना होता है। देखो, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो कि फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर दे और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर दे। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास थ्योरीज हैं जी, काफी सारी थ्योरीज हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास है जी ट्रेडिशनल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में हमारे पास आती है नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच। तो पहली मॉडर्न अप्रोच हमारे पास है यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच बाय डेविड ड्यूरांट। और ये अप्रोच हमारे पास कहती है कि आप डेट का इस्तेमाल अगर ज्यादा करेंगे, अगर डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ाएंगे तो डेट की कॉस्ट आपकी कम रहेगी और इसीलिए आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और इससे आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म यहाँ पे बढ़ जाएगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये भी डेविड ड्यूरेंट की है। ये अप्रोच हमें कहती है कि अगर आप डेट को बढ़ाएंगे तो इससे आपकी कॉस्ट जो कम होती, बट वो कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। जब फर्म में रिस्क बढ़ जाएगा तो इक्विटी वालों की कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, इक्विटी वाले ज्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कोई अफेक्ट नहीं डालने वाला, चाहे जितना मर्जी डेट, जितना मर्जी इक्विटी आप इंप्लॉय कर लो। चलिए, तो अब बात करते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें एक मिडवे देती है नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बीच में। ये अप्रोच हमें कहती है कि अगर आप डेट को ज्यादा बढ़ाएंगे तो उस केस में शुरू में तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, बट अगर आप बहुत ज्यादा डेट को बढ़ा देंगे तो इस केस में रिस्क बढ़ जाएगा और फिर इस केस में आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर बात करें एमएम अप्रोच की, मॉडिगिलानी मिलर अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वाली ही बात ही कहती है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा भी हो वो आपके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट नहीं डालने वाला। और यहाँ पे इन्होंने हमें 3 प्रोपोजिशंस जो हैं वो भी दी और ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन भी दी। तो प्रोपोजिशंस हमारे पास हैं कि फर्म की जो वैल्यू है वो बराबर होगी नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी किसके बराबर होगी? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस रिस्क प्रीमियम। और रिस्क प्रीमियम को आप ऐसे कंप्यूट यहां पे करने वाले हैं। रिस्क प्रीमियम के बारे में भी यहां पे इन्होंने बताया और ये भी कहा इन्होंने कि आपकी लीवरेज जो है वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करेगी। आप कितना डेट, कितना इक्विटी डाल रहे हैं ये आपके कॉस्ट ऑफ द कैपिटल को अफेक्ट नहीं करने वाला। ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन में इन्होंने आर्बिट्राज प्रोसेस एक्सप्लेन करी कि अगर आपकी फर्म्स की वैल्यू बराबर नहीं है, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है, फर्म की वैल्यू बराबर नहीं है, तो उस केस में कैसे आपकी आर्बिट्राज प्रोसेस वर्क करेगी और कैसे इनकी जो वैल्यू है लॉन्ग रन में फिर से बराबर आ जाएगी। और इसके अंदर इन्होंने ये भी कहा कि आप कॉर्पोरेट लीवरेज को, यानी कि कंपनीज के डेट को पर्सनल डेट से रिप्लेस कर सकते हो। इस पे सवाल भी उठाए गए, इसको इसकी लिमिटेशन भी माना जाता है। और यहाँ पे शुरू में तो एमएम अप्रोच में टैक्सेस को कंसीडर नहीं किया गया था, बट बाद में एमएम अप्रोच में टैक्सेस को कंसीडर किया गया और इन्होंने कहा कि आपकी जो लीवर्ड फर्म की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका डेट एम्प्लॉयड है, डेट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। लीवर्ड फर्म की वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड क्या होगी? रेट ऑफ टैक्स इनटू अमाउंट ऑफ डेट। इसके अलावा हमारे पास है ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कहती है कि आप कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ डेट कंसीडर करोगे और जहां पे आपको ट्रेड ऑफ मिल जाएगा आप उस कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उतने लेवल ऑफ डेट को आप इंप्लॉय कर लोगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द डेट हमारे पास कितने होने वाले हैं? कॉस्ट ऑफ द डेट हमारे पास होगा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कि आप डेट डिप्लॉय करोगे तो आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रहेगा, आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन खराब हो सकती है, बैंक करप्सी की तरफ आप जा सकते हो। ये है कॉस्ट ऑफ द डेट। और बेनिफिट ऑफ डेट हमारे पास है जो टैक्स बेनिफिट्स हमें डेट से मिल रहे हैं। और इसके बाद है पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये कहती है कि सबसे पहली पसंद मैनेजर्स की रहती है कि इंटरनल फाइनेंसिंग का इस्तेमाल कर लें, रिटेन्ड अर्निंग्स का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद उनकी पसंद रहती है कि डेट का इस्तेमाल कर लें और सबसे लास्ट में उनकी पसंद होती है कि नया इक्विटी इशू लेकर आया जाए। और यहाँ पे कंसेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। ये कंसेप्ट आपसे कहता है
कि आप इक्विटी कम रखें और डेट ज्यादा रखें अगर आपकी डेट की कॉस्ट कम है और आपकी कंपनी की रिटर्न ज्यादा है। तो इससे क्या होगा कि आपकी इक्विटी वालों की रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएगी। बट अगर आपकी डेट की कॉस्ट ज्यादा है, डेट पे इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना और फर्म की उतनी रिटर्न नहीं है, तो उस केस में आपकी इक्विटी वालों की रिटर्न यहां पे कम हो जाएगी। तो फिर ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होने वाला। चलिए तो अब आगे बात करते हैं लीवरेजेस की। तो लीवरेजेस हमारे पास सिंपली एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप बताती हैं। लीवरेजेस हमारे पास तीन तरह की हो सकती हैं: ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज इसलिए अराइज होती है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की इक्वेशन हमें बताती है कि आपकी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होती है, और कंट्रीब्यूशन में से आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आएगा। अब जितनी ज्यादा आप सेल्स बढ़ाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, उससे यहां पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन भी आपकी बढ़ेगी, बट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी। तो आप सेल्स को ज्यादा बढ़ाकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को ज्यादा बढ़ा सकते हो, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। इसके बाद है जी फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज इसलिए अराइज होती है क्योंकि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स होते हैं, जैसे डेट है, डिबेंचर्स है, इसका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स ही रहने वाला है, और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको तो फिक्स ही देना है। तो इसीलिए अगर हमारे प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ेंगे तो सरप्लस हमारा इक्विटी वालों के पास जाएगा, उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को कंप्यूट कैसे करते हैं? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप बढ़ाएंगे तो उससे आपके अर्निंग पर शेयर में ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट तो फिक्स ही रहने वाला है। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज आपके लिए डेंजरस भी हो सकती है। बहुत ज्यादा आपने डेट इंप्लॉय कर दिया तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का बर्डन पड़ जाएगा, और किसी साल प्रॉफिट नहीं हुए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी वो इंटरेस्ट को पे करने में। तो फाइनेंशियल लीवरेज आपको ध्यान में रखना है कि इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, एक ऑप्टिमम लेवल तक ही सही रहती है, उससे ज्यादा लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद है कंबाइंड या फिर सुपर लीवरेज। दिस इज चेंज इन ईपीएस फॉर अ गिवन चेंज इन सेल्स। तो ईपीएस और सेल्स को डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं, दोनों ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज का इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है। तो यहां पे हम इन दोनों लीवरेजेस को मल्टीप्लाई करके, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को मल्टीप्लाई करके इसे कंप्यूट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये फॉर्मूला भी आप लगाकर अपनी कंबाइंड या फिर सुपर लीवरेज निकाल सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन एंड इंपैक्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। तो यहां पे हमारे पास दो कंसेप्ट हैं। एक है रेलेवेंस कंसेप्ट, ये आपको कहते हैं कि आपका डिविडेंड का डिसीजन फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करेगा। वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल इससे जुड़े हुए हैं। और एक है इररेलेवेंस कंसेप्ट, ये कहते हैं कि डिविडेंड दो ना दो, शेयर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। एमएम मॉडल आपका इससे जुड़ा हुआ है। तो आइए यहाँ पे मॉडल्स देखने से पहले पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि चीज आज मिल जाए, आज चीज हाथ में मिल जाए वो ज्यादा बेटर है, यानी कि फ्यूचर में हमें कुछ और चीज मिले। आज हमें अगर डिविडेंड मिल जाए, शेयर होल्डर्स को आज डिविडेंड मिल जाए, तो उसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू कैपिटल गेन इन द फ्यूचर। और हमारा जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो भी यही कहता है कि स्टॉक मार्केट जो है ज्यादा वेटेज देती है डिविडेंड को एज कंपेयर टू द रिटेन्ड अर्निंग्स और फ्यूचर कैपिटल गेन्स। अब बात करते हैं वॉल्टर मॉडल की। देखो वॉल्टर मॉडल में आपको बहुत सी चीजें देखनी होंगी, बट मेन चीज इसका है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसका आप ध्यान में रखिए कि आपका जो प्राइस ऑफ द शेयर है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिविडेंड प्लस आर बाय के। आर बाय के है आपके पास, आर है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनटू ई अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय के कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहां पे आप देखिए, अगर आपका जो आर है, अगर आपका जो आर है वो के से ज्यादा है, आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो ये आपकी ग्रोथ फर्म बन जाएगी। और ऐसे केस में हमारी कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, कम से कम देना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज होगी। बट अगर हमारा आर कम है और कॉस्ट ज्यादा है तो हमारी वैल्यू तब मैक्सिमाइज होगी जब हम सारा का सारा डिविडेंड बांट देंगे। और यहां पे बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की।
तो गॉर्डन मॉडल हमारे पास जो है वो भी कुछ ऐसी ही बात करता है, बट इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। इसका फॉर्मूला है E इंटू 1 माइनस बी। बी बेसिकली आपके पास रिटेंशन रेशो है कि कितना आप रिटेन कर रहे हैं। 1 माइनस बी को आप पे आउट भी डिनोट कर सकते हैं, तो अर्निंग्स को आप पे आउट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका डिविडेंड निकल कर आ रहा है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, माइनस बी आर। बी आर आपके पास बेसिकली है ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे आप रिटेंशन रेशो को आपके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ भी यही लॉजिक है हमारा, अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर आपको कम से कम डिविडेंड देना चाहिए अगर आप वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। बट अगर आपका यहाँ पे इंटरनल रेट कम है और कॉस्ट आपकी ज्यादा है तो फिर आप ज्यादा डिविडेंड बांट दो, तभी आप प्राइस को मैक्सिमाइज कर पाओगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें एमएम मॉडल की, मोदी गिलानी मिलर मॉडल हमारा इररिलेवेंस अप्रोच पे बेस्ड है, यानी कि आपसे कहता है कि आप डिविडेंड बांटे या ना बांटे, हमारे शेयर होल्डर्स को कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इन्होंने प्रोवाइड किया, और इस फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि शेयर होल्डर की रिटर्न को कोई फर्क नहीं पड़ता डिविडेंड बांटे या फिर ना बांटे। अगर आपने डिविडेंड बांट दिया तो उस केस में आप थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा, बट अगर डिविडेंड नहीं बांटा तो फिर प्राइस बढ़ जाएगा। ओवरऑल रिटर्न अगर हम देखें शेयर होल्डर की तो वो बराबर ही रहने वाली है। और इस मॉडल को, इस अप्रोच को उन्होंने आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हमारे पास है रेजिडुअल मॉडल। रेजिडुअल मॉडल कहते हैं कि जो आपके पास बचा हुआ है उसे आप डिविडेंड में दे दो, जो आपके पास लेफ्ट ओवर बचा है उसे आप डिविडेंड की फॉर्म में दे दो। इसके अलावा हमारे पास एक है लिंटनर मॉडल। लिंटनर मॉडल कहता है कि आपका जो करंट डिविडेंड है, इट इज बेस्ड पार्टली ऑन द करंट अर्निंग्स, इस साल की अर्निंग्स, एंड पार्टली ऑन द प्रीवियस डिविडेंड। तो आप यहां पे देखेंगे कि आपका इस साल डिविडेंड में कितना चेंज आएगा प्रीवियस ईयर के मुकाबले, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो आपकी इस साल की अर्निंग्स, इस साल की अर्निंग्स को पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई किया, माइनस पिछले साल का आपका डिविडेंड कितना था, और बी आपकी है स्पीड ऑफ द एडजस्टमेंट। ऐसा लिंटनर मॉडल हमें बताता है। चलिए, तो बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो इन्वेंट्री आपका है स्टॉक ऑफ गुड्स, आपका रॉ मटेरियल, आपकी वर्क इन प्रोग्रेस और आपके फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री रखने के हमारे मेनली तीन मोटिव्स रहते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव, इन्वेंट्री होगी तभी प्रोडक्शन कर पाओगे, तभी सामान बेच पाओगे, तो ये तो हो गया ट्रांजैक्शन मोटिव। इसके अलावा है प्रिकॉशनरी मोटिव, आपको कुछ इन्वेंट्री हमेशा अपने पास रखनी पड़ती है, नहीं तो आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है। और एक है स्पेक्युलेटिव मोटिव, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आप अभी सारी इन्वेंट्री खरीद कर रख लोगे। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की क्या कॉस्ट होती है। देखो, इन्वेंट्री को आप परचेज करते हो वो कॉस्ट तो होती होती है, इसके अलावा जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपकी लगती है। आप सामान खरीद कर अपने गोदाम में रखते हो, उस गोदाम का किराया भी तो आपको देना होता है, इसे कैरिंग कॉस्ट माना जाता है। और इसके अलावा हमारे पास एक होती है शॉर्टेज कॉस्ट, अगर हमारी इन्वेंट्री शॉर्ट पड़ जाए, हम पूरी ना कर पाए अपनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को, हमारा काम रुक सकता है, हमारा प्रॉफिट घट सकता है, दिस इज योर शॉर्टेज कॉस्ट। अगर बात करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तकनीकों की, सबसे पहले हमारे पास है ABC एनालिसिस। तो इसके अंदर हम उन आइटम्स को छांटते हैं सबसे पहले तो जो कि हमारा 10% वॉल्यूम रखती हैं बट 70% वैल्यू रखती हैं, तो जगह कम घेर रही हैं पर इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ऐसी आइटम्स पे ज्यादा फोकस करो। फिर उसके बाद है 20-20, 20% वॉल्यूम 20% वैल्यू। और उसके बाद आपकी सी कैटेगरी की जो 70% वॉल्यूम है बट 10% वैल्यू आपके लिए रखती हैं, तो इन पे आप कम फोकस रख सकते हो। ऐसे ही इसी लाइंस पे हमारे पास कुछ और टेक्निक्स हैं। FNSD एनालिसिस, फास्ट, नॉर्मल, स्लो एंड डेड मूविंग इन्वेंट्री। VED एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल इन्वेंट्री लेवल्स। इसके बाद है HML एनालिसिस, हाई, मीडियम एंड लो वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्रीज। तो अकॉर्डिंगली आप इन इन्वेंट्रीज पे अपना फोकस जो है अकॉर्डिंगली दे सकते हो। जो फास्ट मूविंग है, वाइटल है, हाई वैल्यू वाली है, उन पे ज्यादा फोकस दोगे, और डेड मूविंग वाली, लो वैल्यू वाली पे कम फोकस आप यहां पे दोगे। इसके बाद हमारे पास है GIT एनालिसिस, यानी कि जस्ट इन टाइम एनालिसिस। तो इसका मतलब है कि जब आपको इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी आप फटाफट से इन्वेंट्री मंगा लोगे, आप इन्वेंट्री रखने पे ज्यादा खर्चा नहीं करोगे, कैरिंग कॉस्ट आप अपनी कम से कम यहां पे करना चाहते हो। बट यहां पे आपको खतरा भी है, अगर एकदम से आपको इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट हुई और वो ना मिल पाई तो आपकी प्रोडक्शन यहां पर डिसरप्ट हो सकती है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। ये आपको कहते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। आपको ऑर्डर प्लेस करना है इन्वेंट्री का, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें ताकि हमारी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, वो मिनिमाइज यहां पे निकल कर आ जाए।
तो उसका फॉर्मूला है जी हमारे पास √2 AO डिवाइडेड बाय सी। तो ये आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट इन्वेंट्री की है, वो आपके पास है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी आपके पास है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। इसके अलावा हमारे पास है इन्वेंट्री लेवल्स का कंसेप्ट। देखो सबसे नीचे जो आपका इन्वेंट्री का लेवल होता है वो होता है डेंजर लेवल। इससे नीचे आप चले गए तो बस फिर तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। इसके बाद होता है जी मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब कि इतनी मिनिमम इन्वेंट्री आप हमेशा अपने पास रखोगे, इससे नीचे आपको नहीं जाना, ऐसी कोशिश आप करोगे। इससे ऊपर होता है रीऑर्डर लेवल। जब भी आप इस लेवल पे पहुंच गए आप फटाफट से ऑर्डर प्लेस कर देते हो। और इसके ऊपर है मैक्सिमम लेवल की इतनी मैक्सिमम इन्वेंट्री आप अपने पास रखोगे। इससे ज्यादा अगर आपने अपने पास रख ली तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, इतनी ज्यादा रखने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं रखनी। चलिए तो बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास वो प्लेस है, वो जगह है जहां पे हमारे पास फाइनेंशियल वेल्थ की ट्रेडिंग हो रही है बिटवीन इंडिविजुअल्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, बिटवीन कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इंडिया और यूएस की कंपनीज, इंडिया के इन्वेस्टर्स और यूएस की कंपनीज, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स की ट्रांजेक्शन हो रही है। तो यहां पे भी आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल जाती हैं। देखो यहाँ पे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट मेनली हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स से फोकस यहाँ करेंगे। जैसे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है डिपॉजिटरी रिसीट। तो डिपॉजिटरी रिसीट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आपकी डोमेस्टिक कंपनी जो है बाहर के इन्वेस्टर से पैसा रेज कर सकती है। तो अगर इंडिया की कंपनी चाहे कि मैं यूरोप के इन्वेस्टर से पैसे रेज करूं, इंडिया के इन्वेस्टर से नहीं यूरोप के इन्वेस्टर से पैसे रेज करूं, तो वो डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर सकती है। तो अगर तो यूएसए में वो डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू हो रही हैं तो ऐसी रिसीट्स को अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एडीआर कहा जाता है। अगर यूएसए से बाहर आप इशू कर रहे हो तो उन्हें यहाँ पे जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जो है यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो अगर बाहर की कंपनी इंडिया के इन्वेस्टर से पैसा रेज करना चाहती है, इंडिया की सिक्योरिटीज मार्केट से पैसे रेज करना चाहती है, तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करती हैं। इसके अलावा हमारे पास है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो यहाँ पे कमर्शियल बोरोइंग्स है, हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बाहर से पैसा रेज कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट लेंडर से पैसा रेज कर रहे हैं, आरबीआई के रेगुलेशंस भी माननी पड़ती हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ये आपके कौन से बॉन्ड्स हैं जो कि इंडिया के लिस्टेड कंपनीज ने ओवरसीज मार्केट में, बाहर की मार्केट में इशू किए हैं। तो ये बॉन्ड्स आपके कन्वर्टिबल है, यानी कि बॉन्ड होल्डर के पास ही ऑप्शन है कि इन बॉन्ड्स को शेयर्स में वो कन्वर्ट कर सकता है, और यही चीज इन बॉन्ड्स को ज्यादा अट्रैक्टिव यहां पे बना देती है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए, बट अभी डिस्कशन बाकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो अभी कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आप कोशिश करिएगा कि आप अपने जो आंसर्स हैं वो पहले देने की कोशिश करें। तो आइए फटाफट से अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सवाल है विच वन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं बनता। इसीलिए आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी का। ये सवाल है इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग regarding the superiority of the wealth maximization over the profit maximization objective of the financial management। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, एक प्रॉफिट का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो क्यों बेहतर है? इट टेक्स इनटू अकाउंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म। तो बिल्कुल सही है। इट टेक्स केयर ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म लाइक एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेंडिंग मार्केट्स। तो ये भी सही है। इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। ऐसा नहीं होता। इट कंसीडर्स रिस्क अलॉन्ग विद रिटर्न्स। तो ये भी आपका सही है। तो ए, बी एंड डी हमारे सही होंगे, इसलिए आंसर ऑप्शन सी यहां पे बन जाएगा। सवाल है दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, असर्शन और रीजनिंग की, और हमें करेक्ट कोड यहां पे बताना है। असर्शन है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड नॉट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एन एप्रोप्रिएट एंड ऑपरेशनली फीसिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट गोल। तो बिल्कुल शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपके पास जो है बेटर गोल है। रीजनिंग दी है देयर एग्जिस्ट अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो रीजन भी आपका स्टैंड अलोन तो सही है, क्योंकि आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट आपकी एजेंट है शेयर होल्डर्स की। तो असर्शन और रीजन आपके दोनों इंडिविजुअली सही है, इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट।
तो यहाँ पे सवाल है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज व्हिच पार्टिसिपेट इन द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में एक्स्ट्रा डिविडेंड्स इनको मिल जाते हैं, तो इसीलिए आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी का। क्वेश्चन हमारे पास है, मेथड्स दिए हैं कैपिटल बजटिंग के, उनको उनके फॉर्मूला से मैच करना है, बहुत आसान सवाल है। एआरआर मेथड के अंदर हम एवरेज इनकम को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करने वाले हैं। पे बैक पीरियड मेथड में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करने वाले हैं। एनपीवी मेथड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करने वाले हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी मेथड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो करने वाले हैं। तो इसीलिए करेक्ट मैचिंग हमारे पास बनेगी ऑप्शन नंबर 2 की। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं। पे बैक पीरियड मेथड कंसीडर्स ऑल द कैश फ्लोज ऑफ अ प्रोजेक्ट, पे बैक पीरियड मेथड हमारे सभी कैश फ्लोज को यहां पे कंसीडर करता है, तो ये आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि हम केवल अपने पे बैक पीरियड तक के कैश फ्लोज को ही कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक प्रोजेक्ट पे हम 60,000 रुपए लगा रहे हैं और इसे हमें 5 सालों में 20-20 हजार रुपए मिलने वाले हैं, तो हम पहले 3 सालों तक ही देखते हैं कि पहले 3 सालों में ही हमारी ये रिकवर हो गए, इसके बाद को तो हम कंसीडर ही नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, तो ये गलत हो गया। पे बैक पीरियड मेथड कंसर्न्स मोर विद द रिकवरी ऑफ कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहां पे ये बात सही कर रखी है, हम देखते हैं कि अपनी कॉस्ट हम कब तक रिकवर कर सकते हैं। एनपीवी रिप्रेजेंट्स नेट एडिशन टू द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, तो ये बिल्कुल सही है। एनपीवी के अंदर हम देखते हैं कि हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल कर आई, यानी कि इस प्रोजेक्ट में हमें कितनी वेल्थ जनरेट हो रही है, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए कितना वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं, तो दिस इज राइट। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड इनकॉर्पोरेट्स रिस्क एज वेल एज टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के अंदर आप डिस्काउंटिंग तो नहीं करते, कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपकी आती नहीं है, तो ये आपका यहां पे गलत हो जाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन इनपुट इज कंसीडर्ड इन कैपिटल बजटिंग, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कंसीडर करते हो कि अगर हम इसको यहां नहीं कहीं और इस्तेमाल करते तो कितनी रिटर्न हमें मिल जाती, तो ये ट्रू है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, बहुत महंगे डिसीजन है, एक बार डिसाइड कर लिया आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, तो यहां पे ये गलत हो जाएगा। कैश फ्लोज एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर डिफरेंट, तो बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो आपका डेप्रिसिएशन भी लेस हो रहा है, बट कैश फ्लो में एड बैक करते हैं उसे। एक्सपेंशन डिसीजन इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, अगर एक्सपैंड करना है, खर्चा करेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बनेगा, तो यहां पे ऑप्शन बी फॉल्स आपका होगा और यही आंसर यहां पे बनेगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, तो आपको इन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं जी, सबसे पहले यहां पे आप करेंगे प्रोजेक्ट जनरेशन, आप देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स को जनरेट करेंगे कि ये प्रोजेक्ट 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, आप इनको जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद आप कर रहे हैं जी इनकी अप्रेजल, आप अप्रेजल कर रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट का कितना एनपीवी आ रहा है, तो अप्रेजल आप उनकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। अप्रेजल के बाद आप इनमें से एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे कि इस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा एनपीवी है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहां पे आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर एंड में फॉलो अप भी करेंगे कि क्या जो मैंने सोचा था वो हुआ या फिर नहीं हुआ। इसीलिए इसीलिए आंसर यहां पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। सवाल है विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल इज करेक्ट, तो एनपीवी मेथड के बारे में कौन सी बातें यहां पे सही हैं, सभी कैश फ्लोज को कंसीडर करता है, इट गिव्स मोर वेटेज टू डिस्टेंट कैश फ्लोज देन नियर कैश फ्लोज, ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो हमारे नियर कैश फ्लोज होंगे उनको हम ज्यादा वैल्यू से ज्यादा डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो दूर वैल्यूज होंगी उनके डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारे कम हो जाते हैं, तो ज्यादा वेटेज हमारे नियर वैल्यूज को मिलती है, तो ये गलत हो गई। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, इसलिए ए एंड सी आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए यहां पे स्टेटमेंट 1 है, इन जनरल एनपीवी एंड आईआरआर मेथड्स लीड टू द सेम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डिसीजन व्हेन अ सिंगल प्रोजेक्ट इज इन्वॉल्वड, बिल्कुल सही है। इनकंसिस्टेंसी इन रैंकिंग आ सकती है, कब आ सकती है, जब चेंजेस आ जाएं विद रिगार्ड टू डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑन ऑफ इंटरमीडिएट कैश फ्लोज, तो कुछ कारणों की वजह से हमारे पास इसमें डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, और यहां पे स्टेटमेंट 2 भी आपके सही है और इसीलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कैपिटल बजटिंग, तो कैपिटल बजटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। कैपिटल बजटिंग एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन से जुड़ा है, ये सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, तो बिल्कुल ये भी आपकी सही है, आपकी मिनिमम रिटर्न कितनी चाहिए, दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इज इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट,
जो आपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी पैसा लगा दिए वो तो अब संक हो गया है आपका, तो ये गलत हो जाएगा। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो हमें हमारी रेलिवेंट होती है, इस हिसाब से डिस्काउंटिंग करनी है हमें, और आंसर इसीलिए यहां पे ऑप्शन सी बनेगा। चलिए यहां पे हमारे पास है असर्शन रीजनिंग का सवाल। असर्शन है प्राइमरी मोटिव ऑफ अ कंपनी इन यूजिंग द फाइनेंशियल लीवरेज इज टू मैग्नीफाई द शेयर होल्डर्स रिटर्न अंडर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस। तो फाइनेंशियल लीवरेज का हमारा मकसद यही होता है कि फाइनेंशियल लीवरेज के थ्रू हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनकी रिटर्न को मैक्सिमाइज हम कर सके, उनकी रिटर्न को मैग्नीफाई हम कर सकें। तो यही हमारा प्राइमरी मोटिव इसका होता है। रीजन दिया यहां पे, मैग्नीफाई शेयर होल्डर रिटर्न, फिक्स चार्ज फंड कैन बी ऑब्टेन्ड एट अ कॉस्ट हायर नहीं होगा, कॉस्ट लोअर। फिक्स चार्ज वाले आप लोअर फंड पे ले लोगे और अल्टीमेटली आपका जो रिटर्न है वो इक्विटी वालों के लिए बढ़ जाएगा। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। अ फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लीवरेज हैज, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हमारी ज्यादा है तो इसका मतलब हम ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज से हमारा कौन सा फार्मूला यहां पे जुड़ा हुआ है? तो कंट्रीब्यूशन बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज व्हाट, दिस इज ईबीआईटी, ये आपका जुड़ा है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये तो डायरेक्टली जुड़ा ही है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये भी जुड़ा ही है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ अ फर्म आर 3 and 2। हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज यहां पे दे रखी हैं। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6%, अर्निंग बिफोर टैक्स विल राइज बाय। अगर हमारी सेल 6% से बढ़ी, अर्निंग बिफोर टैक्स कितने से बढ़ेंगी? तो यहां पे सेल्स और अर्निंग बिफोर टैक्स का जो रिलेशनशिप है ना, दिस इज गोइंग टू बी डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ये आपको क्या बताता है कि आपके परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है ईबीटी में डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहां पे ये आपका 6 है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपका कितना निकल कर आ रहा है 6%। परसेंटेज चेंज आपका ईबीटी या फिर अर्निंग पर शेयर में कितना आएगा? ये आएगा 36%। 6 इंटू 6 36%। तो आंसर यहां पे ऑप्शन सी बनेगा। सवाल है एमएम हाइपोथेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions। कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट, बिल्कुल सही। फर्म्स बिलोंग टू इक्वल मार्केट क्लास, ये भी सही है। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये भी सही है। देयर आर नॉमिनल कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये आपकी गलत है, ये मानती है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, और इसीलिए आंसर बनेगा ए बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अ फर्म हैज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर दैट अकर्स व्हेन WACC इज मिनिमम। तो बिल्कुल सही बोला। This approach clearly implies that WACC decreases only within the reasonable level of financial leverage and reaching to the minimum level. It starts increasing with financial leverage when it increases beyond this particular point. तो बिल्कुल सही रीजन यहाँ पे दे रखा है। कुछ लेवल तक तो आप डेट डालेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, डेट की कॉस्ट कम होगी, उससे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा डेट डाल देंगे, फाइनेंशियल लीवरेज आपका बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइज करनी शुरू हो जाएगी। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन ए यहां पे बनेगा। सवाल है which one of the following assumptions is not covered by the Walters model of dividend policy? All financing is through retained earnings, ये सही है। Firms business risk do not change, ये भी सही है। Infinite life, ये भी चेंज है, ये भी सही है। Key variables like EPS and DPS keep on changing, तो ये यहाँ पे गलत है। आपके वेरिएबल्स कांस्टेंट माने जाते हैं, so इसीलिए आंसर ऑप्शन डी बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, an economic enterprise requires 90,000 units of a certain item annually. The cost per unit is rupees 3. The cost per purchase order is rupees 300. An economic and inventory carrying cost is 6 per unit per annum. What is economic order quantity? तो सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना होगा। फॉर्मूला सीधा है 2AO डिवाइडेड बाय C और इसका अंडर रूट आपको करना होता है। तो 2 यहाँ पे आप लगा देंगे, A आपको 90,000 दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है 300 की, और कैरिंग कॉस्ट आपकी जो यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है 6 की। तो आप इसे सीधा सीधा सॉल्व करिए। तो अगर आप इसे सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 3000 यूनिट्स। 3000 यूनिट्स ये निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल था। ईओक्यू का सवाल हर बार एग्जामिनेशन में आता है, तो ये तो फ्री के नंबर है जो कि आपको नहीं गंवाने हैं। चलिए तो सवाल हमारे पास है, सिलेक्ट द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट।
तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, अ जीडीआर इज अ बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी। तो जीडीआर आपके पास क्या होता है, देखो जी, जीडीआर है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो यहाँ पे अगर एक कंपनी ने, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी, उसने कहीं बाहर किसी और कंट्री में जाके, ओवरसीज कंट्री में जाकर करने हैं अपने शेयर्स इशू, ओवरसीज इन्वेस्टर को उसने शेयर इशू करना है, ओवरसीज से पैसा उसने रेज करना है, तो उस केस में वो अपने शेयर्स डायरेक्टली तो वहां इशू नहीं कर सकती। तो इसलिए उस केस के अंदर आपको डिपॉजिटरी से टाई अप करना पड़ता है और अल्टीमेटली आपके जो शेयर्स हैं उनको डिपॉजिटरी रिसीट्स में, सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट करके बाकी कंट्रीज में इशू कर दिया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 आपकी सही है। और अगली स्टेटमेंट है, जीडीआर इज वेरी सिमिलर टू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो इनके फीचर्स की बात करें तो सिमिलर है, बस केवल एक ही डिफरेंस है दोनों के अंदर कि आपके जो एडीआर हैं दे आर ट्रेडेड ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज, बट आपके जो जीडीआर हैं दे आर ट्रेडेड ऑन नॉन यूएस स्टॉक एक्सचेंज। और इसके अलावा जीडीआर जो हैं, अगर आप उनको यूरोपियन मार्केट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आप उन्हें बोलते हैं जी यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट। यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन द शेयर्स ऑफ अ नॉन यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेड्स इन यूरोपियन फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे नॉन यूरोपियन कंपनी अगर यूरोपियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अपने शेयर्स इशू कर रही है तो उन्हें यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट के नाम से जाना जाता है। तो सभी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही हैं, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एवर स्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज भी ऑफर करते हैं यूजीसी नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। उसके लिए आप हमारी ऐप और वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।